मध्य प्रदेश के रीवा में सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने नईगढ़ी थाना क्षेत्र का मामला। जिले में इन दिनों थाना नईगढ़ी सुर्खियों में है। थाना प्रभारी महिला उप निरीक्षक का आतंक व्याप्त है। बड़े बुजुर्ग तो क्या, नाबालिग बच्चे भी थाना प्रभारी का नाम सुनकर कांप जाते हैं और पुलिस का आला अधिकारी कहते हैं कि जनता के बीच से पुलिस का खौफ समाप्त कर आपसी तालमेल बनाकर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर थाने में बैठे स्टारधारी निजी स्वार्थ के लिए जनता के बीच दहशत फैला रहे हैं। नईगढ़ी थाना के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को जो मामला सामने आया उसे सुनकर तो आम आदमी की रूह तक कांप जाए। थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा निवासी 17 वर्षीय छात्र मोहित साकेत दिलराज उसे सुनकर रोम रोम खड़े हो गए। थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर चौकी में तैनात पुलिसकर्मी मानिका सहित अन्य लोग घर से उठा लाए और उनके साथ जल्लाद जैसा बर्ताव किया। इतना ही नहीं, रात 10 बजे इस शर्त पर छोड़ा कि सुबह फिर आ जाना। मोहित साकेत ने बताया कि खाकी का खौफ उसके दिल में इस कदर बैठ गया कि वह सुबह होते ही एसपी के पास पहुंचकर जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाने लगा। सर शिकायत दे रहे गए सर नईगढ़ी थाने में, जिनके अंतर्गत पुलिस रामपुर चौकी आती है। और सर वहाँ हमारी रिपोर्ट हम शिकायत FIR दर्ज, ज़मीनी विवाद बहुत दिन से चल रहा था प्रकरण, तो फिर वो उसमें हमारे नाम मुकदमा कायम कराने 2-3 बार फर्जी FIR दर्ज करा चुके थे। फिर जिसके कारण 14/7/2022 को हमने FIR दर्ज किया तो लिखे, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फिर मजबूरन मुझे CM हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ा। जब CM हेल्पलाइन में मैं शिकायत किया तो फिर वहाँ कार्रवाई मेरी फिर भी नहीं सुनी जा रही थी। फिर बुलाया मुझे नईगढ़ी थाने में, तो बोले कि सिम दे दो, तो हम बोले सर कि सिम नहीं है हमारे पास, हमारा फ़ोन गुम गया है। तो फिर मतलब हमें पुलिस चौकी, थाना नईगढ़ी से पुलिस चौकी बुलाया गया और माने खान सर मुझे मुंशी को भेजे थे। और माने खान सर ले जाके थाने में मुझे 2 घंटे मुर्गे बनाए रखे और उसमें 1.5 घंटे मेरी पिटाई की है और 8 घंटे मुझे जेल में रखे थे पुलिस चौकी में। और मारपीट क्यों की है पुलिस वाले आपके साथ? उनको सिम नहीं दे रहे थे। CM हेल्पलाइन शिकायत किए थे तो मांग रहे थे, तो मैं सिम शिकायत बंद करवाने के लिए, शिकायत बंद कराने के लिए तो मैं नहीं दिया सिम। किन्होंने मारपीट की है? माने खान सर और 3 लोग थे और मारपीट कहाँ के पुलिस वाले? नईगढ़ी थाने के हैं। तो 3 लोग, मुंशी साहब माने खान सर चौकी में रहते हैं, 3 लोग थाने के हैं। 2 लोग साथ में गए थे, तो लोग चप्पल से और हाथ से और गाली भी दे रहे थे। इसकी शिकायत अभी SP ऑफिस में आपने की है? जी सर। क्या आश्वासन मिला है? सर फ़ोन लगा, SP सर फ़ोन लगाए थे नईगढ़ी थाने में। अवर्षा से उत्पन्न स्थिति में रीवा जिले के किसानों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। किसान सुब्रत भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ईमेल के माध्यम से मांग पत्र भेजकर मांग की है कि रीवा जिले में अवर्षा से उत्पन्न स्थिति का जिले के प्रत्येक गाँव का सर्वे करा किसानों के सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं, जिससे खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद न हो। किसान सुब्रत ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रीवा जिले में अवर्षा के कारण धान की नर्सरी तैयार होने के बावजूद रोपा नहीं लगाया जा सकता। कड़ी धूप, गांव में जले ट्रांसफार्मर, बिजली की कटौती, नहरें सूखी हैं। ऐसे में क्या हो पाएगी खरीफ की फसल? प्रकृति की मार से किसान लगातार पीड़ित है। शासन भी जो संभव है सहायता नहीं करेगा तो आखिर कैसे होगी खेती, किसानों का जीवन निर्वाह? किसान सुब्रत ने मांग की है कि कृषि राजस्व बिजली विभाग के अमलों को अपने संबंधित क्षेत्र में तत्काल निर्देशित करें, बदले जाए, जिससे नहरों एवं ट्यूबवेल के माध्यम से किसान खेत में पानी भर ले, वह धान का रोपा लगा सके। और अधिक दिनों की धान की नर्सरी हो जाएगी तो कैसे रोपा लग पाएगा? तत्काल उचित दिशा में निर्देश जारी करने की कृपा। आप देख रहे हैं कि लगातार अब वर्षा की स्थिति बनी हुई है। हमारे जहां पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, बाढ़ है। बाढ़ से बहुत ज़्यादा तबाही बाढ़ ने मचा रखी है। वहीं हमारे रीवा ज़िले में पूरी तरह बारिश ना होने से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। बारिश एक तरफ नहीं हो रही है, एक तरफ बिजली की कटौती लगातार जारी है। आप देख रहे हैं पूरे रीवा ज़िले में न जाने कितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और उन ट्रांसफार्मरों को आज तक बदला नहीं गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और CMD मध्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से मांग करते हैं कि जितने जले ट्रांसफार्मर हैं उन्हें तो तत्काल लगवा दीजिए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को हमने सौंपा था और अभी ईमेल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की थी कि अब वर्षा की स्थिति बनी हुई है, लगातार किसान परेशान हैं। जिन किसानों ने अपने धान की
धान का रोपा जिनका तैयार हो गया है, उन्हें रोपा लगाने के लिए खेतों में पानी चाहिए। हम मानते हैं कि अभी बाणसागर बहुत ज़्यादा बाणसागर बांध में पानी नहीं आया है, लेकिन तब भी प्रशासन अगर चाहे तो हमारे रीवा ज़िले के संपूर्ण जहां पर नहरें हैं, उन नहरों में पानी छोड़ दिया जाए तो किसान कम से कम रोपा का काम कर सकते हैं। और जहां ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, हमारे किसानों के पास ट्यूबवेल हैं, तब भी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं तो वो कैसे पंप चल पाएंगे। अगर सारे जले ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जाए तो किसान कम से कम अपने ट्यूबवेल से अपने फसलों को तो बचा पाएंगे। इस कड़ाकती धूप में किसानों के जहां रोपा खराब हो रहे हैं, वहीं रोपा ना लगने की कहां लगाएंगे रोपा, खेतों में पानी कैसे भरें, तो पानी का इंतजाम कहां से करें। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, जिला प्रशासन से पुनः मांग करते हैं कि अविलंब कार्रवाई करके नहरों में पानी छुड़वा दीजिए और जहां चले ट्रांसफार्मर उनको बदलवा दीजिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल भी किया था, मेल का जवाब आया है कि जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि तत्काल पहल करके नहरों में पानी छुड़वा दीजिए, ट्रांसफार्मर जहां जले वहां के ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए और जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बदलवा दीजिए। और किसानों के हो रही नुकसान, बोनी का आंकड़ा कृषि विभाग हमेशा ऑफिसों से दे देता है कि इतने हेक्टेयर में बोनी हो गई है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितने भी राजस्व निरीक्षक हैं और जहां हमारे यहाँ ग्राम सेवक हैं, उन सबको गांव में भेज के बोनी का आंकड़े का सर्वे करवाइए। जिन किसानों ने मूंग, उड़द, अरहर की बोनी कर दी थी, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। जहां पानी नहीं मिला है वहां अंकुरित भी नहीं हुई है और अंकुरित होकर ख़त्म हो गई हैं। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया करके किसानों की सहायता कीजिए। आने वाले दिनों में बारिश, ऐसा तो है नहीं कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, ज़रूर होगी, हमें ऐसा विश्वास है। बारिश जब तक नहीं हो रही है तब तक कम से कम आप नहरों में पानी छुड़वा के और जले ट्रांसफार्मरों को बदलवा के जो भी किसान जिनके धान का रोपा तैयार हो गया है, कम से कम वो रोपाई का कार्य तो कर सकें। अविलंब कार्रवाई करने की कृपा करें। बेटा अपने पिता को ढूंढने के लिए कर रहा है कड़ी मशक्कत। सीधी से लेकर रीवा तक काट चुका है अधिकारियों के चक्कर। पीड़ित सिद्धार्थ शुक्ला पिता राजेंद्र प्रसाद शुक्ला उम्र 20 वर्ष इंदौर में रहकर पढ़ाई करता है। पीड़ित का स्थायी निवास PWD वर्कशॉप के पीछे कृष्णानगर चिरोला कॉलोनी, थाना बिछिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश है। पीड़ित का पैतृक निवास ग्राम पैपखरा, पोस्ट मॉस, थाना संपूर्णैकिन, जिला सीधी है। पीड़ित के पिता सेवा स्थिति आवास पर अकेले ही रहते थे। पीड़ित के पिता का खेती के संबंध में पैतृक गांव आना जाना लगा रहता था। पीड़ित ने मीडिया से बताया कि दिनांक 3 जून 2022 को उसके पिताजी अंतिम बार उससे बात किए थे, जिस पर उन्होंने उनसे निम्न बातों से अवगत कराया था कि उनका पिछले कुछ महीनों से उनके बड़े भाई समनिहोर शुक्ला, पिता गुरुप्रसाद शुक्ला, शिवम शुक्ला, पिता रामनिहोर शुक्ला, रामायण शुक्ला, पिता रामनिहोर शुक्ला, तीनों निवासी ग्राम पैपखरा, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी के साथ जमीनी संबंध में विवाद चल रहा है। आरोपियों द्वारा मेरे पिता की जमीन जबरन हड़पने की नीयत से कब्जा किए जाने एवं मकान निर्माण किए जाने पर मेरे पिता द्वारा विरोध किया गया। तब इन लोगों द्वारा गाली गलौज करते हुए मेरे पिताजी को जान से मारने व अपहरण करने की धमकी दी गई थी। उक्त दिनांक से मेरे पिताजी का फोन बंद आ रहा है व मेरे घर से वो गायब हैं। वहीं पीड़ित आज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई है। सर, मेरे पापा जो हैं लापता हो गए हैं, आज उन्हें हुए 1.5 महीने हो गए हैं। मेरी उनसे आखिरी बार 3 तारीख को बात हुई थी और 5 तारीख से उनका कंटिन्यूसली फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं 18 तारीख को इंदौर में रहा करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं वहाँ से आया 18 जून को। उसके बाद जाके मैंने रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज 1 महीने होने को आ गए, आज तक ना कोई कार्यवाही हुई, ना कुछ सूचना, ना कुछ भी। मैंने हर एक जगह आवेदन दिया, सीधी SP में भी आवेदन दिया, रीवा SP में भी आवेदन दिया। क्या नाम है पिताजी का, क्या करते थे? श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो रिटायर्ड BSF जवान। किस दिनांक को गायब हुए हैं? ये दिनांक 4 से 5 तारीख के बीच। कौन सा महीना? जून में गायब हुए हैं। इसकी शिकायत कहाँ की है? मैंने रामपुर नैकिन में शिकायत दर्ज की है और उसके अलावा आवेदन दिया था सीधी SP में, रीवा SP में। कहीं कुछ जानकारी है कहाँ जा सकते हैं? जानकारी ऐसा था कि पापा घर छोड़ के कभी 4 दिन से ज़्यादा कहीं के लिए जाते नहीं थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो गांव जाते थे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाते थे। मैंने गांव में भी पता किया तो गांव वाले कह रहे हैं कि वो आए नहीं हैं। और जब मैंने पापा के वकील से बात किया तो ऐसा पापा कहना है कि वो गांव गए थे, गांव से वापस आ गए थे। किसी का विवाद भी था उनसे? हाँ, ज़मीनी वाद विवाद चल रहा था उनका, उनके बड़े भाई रामनिहोर शुक्ला और उनके दोनों भतीजे। तो क्या विवाद इनका गायब होने के पहले तक लगातार चल रहा था? हाँ,
बहुत विवाद उनका आज कम से कम 4-5 महीने से चल रहा है ज़मीन को लेकर। इधर उधर उनको कहीं धमकी नात भी दी रिश्तेदारी गई में थी। आपने पता किया? हाँ, मैंने हर एक जगह पता कर लिया, कोई जानकारी नहीं है। और उनको धमकी भी दी जा रही थी कि आपको जान से मार देंगे और आपके घर को आपको गलत तरीके से फंसा देंगे। ये धमकियाँ मिल रही थी। जी। रामपुर थाने आप गए थे तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? कार्रवाई 1 महीने हो गए, ना मुझे कोई जानकारी दी जा रही है ना कुछ भी। फ़ोन लगाने पे बस यही कहा जा रहा है कि साइबर सेल में नंबर दे दिया गया है। आज तक ना डिटेल दी गई कि क्या हुआ है। अब रीवा एडीजी कार्यालय हैं, क्या चाहते हैं एडीजी साहब से? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लोगों द्वारा श्रम विभाग में दिया गया ज्ञापन। कोरोना काल के समय में दवा कंपनियों को फायदा होने के बावजूद बहुत सी दवा कंपनियों ने दवा प्रतिनिधियों को बड़े स्तर पर नौकरी से निकाला था। वह जब मन में आए तब वेतन रोक देना और ट्रांसफ़र कर देना तो आम बात सी हो गई थी। कभी कभी देश भर में कुछ दवा कंपनियां जैसे कि नैबोरेटिस इंडिया, सैनोफी इंडिया लिमिटेड, हेल्थ केयर लिमिटेड, पैफिजर, एबॉट इंडिया, हिमालय भारत सीरम एंड AFT ने दवा प्रतिनिधियों का मास टर्मिनेशन किया तथा एल्बर्ट डेविड लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी कोई व आदि कंपनियों के द्वारा प्रतिनिधियों को न सिर्फ वेतन रोका गया बल्कि दवा प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने के लिए दूर दराज के क्षेत्र में ट्रांसफ़र भी किए गए। इसलिए सभी तरह के विक्टिमाइजेशन का विरोध करते हुए FMRI ने 19 जुलाई को ऑल इंडिया एंटी विक्टिमाइजेशन डे ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया। रीवा इकाई में भी कल श्रम विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अपना मांग पत्र संबंधित अधिकारियों को दिया। ये हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन से हैं। हमारा ऑल इंडिया संगठन जो है FMRI मेडिकल फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो CITU से संबद्ध है, रजिस्टर्ड है। इसके तहत पूरे ऑल इंडिया में आज हम लोग 19 जनवरी को एंटी विक्टिमाइजेशन डे मना रहे हैं, जिसके तहत अभी कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियों ने मास ट्रांसफ़र टर्मिनेशन किए हैं, जिसमें से एक कंपनी है हिमालय ड्रग कंपनी है, वेलनेस कंपनी, फाइजर कंपनी है, एंग्लो फ्रेंच कंपनी है AFD, और एक कंपनी है एल्बर्ट डेविड ADL, जिन्होंने बहुत सारे साथियों को हमारे विक्टिमाइज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया बिना किसी रीजन के। और भी हमारे बहुत सारे साथी जिनके लोकल में लेबर कोर्ट में केस चल रहा है। तो हमारा ये ऑल इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें हमको लेबर ऑफिसर के थ्रू और कलेक्टर के थ्रू माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम ये ज्ञापन दिए हैं कि इन कंपनियों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो ये 4 लेबर कानून है, जो 4 कोड बनाए हैं, तो जो भारत में आज़ादी पहले जो ब्रिटिश से लड़के हमारे पूर्वजों ने जो बनाए थे, वो सेम उसी तरह रहने चाहिए। क्योंकि जो ये नए कानून लेवल बनाया जाए ये टोटल गलत है। हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम छुट्टी नहीं ले सकते, फॉर्म में परमिट लेटर नहीं मिल सकता, हम कंपनी से ID एक्ट के थ्रू लड़ नहीं सकते। तो ये कानून जो पुराने चल रहे थे वो उसी तरह पर रहने चाहिए, 4 कार्ड में नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमको जो मिनिमम वेज है वो मिलना चाहिए, और इस पर द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हमको लीव मिलना चाहिए। ID एक्ट के थ्रू कंपनी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो रिलेशन है वो बेहतर तरीके से हो। उसके बीच में एक ट्रायंगल कमेटी बनाई जाए, ट्रिपार्टाइट कमेटी बनाई जाए, जो मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट की कमेटी हो, जो जज करे कि हाँ हम लोग के साथ विक्टिमाइजेशन हरेंजमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मेन मकसद हमारा ये है। तो आज पहले ऑल ओवर इंडिया में हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सभी साथी सभी इकाइयों में आज एंटी विक्टिमाइजेशन डे के रूप में मना रहे हैं। किनको ज्ञापन सौंपा है आपने? ये ज्ञापन हम लोग चूँकि लेबर कमिश्नर इंदौर बैठता है, तो हमने ये ज्ञापन जो है लेबर ऑफिसर को दिया है। अभी हम लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट, माननीय कलेक्ट्रेट के पास जाएंगे और उनको एक जो ज्ञापन जो है थ्रू कलेक्ट्रेट और लेबर ऑफिसर के थ्रू लेबर कमिश्नर इंदौर और श्री भूपेंद्र यादव जी, लेबर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। आपका नाम? आपका? मैं अभय हयात खान, यूनिट सेक्रेटरी MPMSRU रीवा से। नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की मतगणना 20 जुलाई को पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 9 बजे से की जाएगी, जिसकी संपूर्ण तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई है। आज कलेक्टर मनोज पुष्प एवं रीवा SP नवनीत भसीन ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य किया जाएगा। 45 नगर निगम वार्ड सहित महापौर के लिए हुए मतदान की गणना 5 चक्रों में की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। वहीं मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी मतगणना का कार्य किया जाएगा। मीडिया कर्मियों के अलावा मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 9:15 बजे स्ट्रांग रूम खुलेगा। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, फिर EVM के स्ट्रांग रूम से EVM मतगणना कक्ष तक चयनित कर्मचारियों द्वारा पहुंचाया जाएगा। किस तरह की तैयारियां की गई? पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये मतगणना कल सुबह होनी है, 9 बजे से शुरू होगा। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उन सभी को 7 बजे यहाँ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी पार्किंग इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट नंबर 4 से होगी।
और अंदर से ही एक ओपनिंग दिया गया है, जिस ओपनिंग से वो आके अपने जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर बैठ जाएंगे। जो मीडिया के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, एजेंट्स हैं, अभिकर्ता है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी का इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट नंबर 1 और 2 पे एंट्री है। वहीं पे पार्किंग उनकी नियत की गई है और पॉलिटेक्निक के गेट नंबर 2 से उनकी एंट्री होनी है। रूट सभी के फिक्स किए हुए हैं और उस रूट पर प्रॉपर फ्रिस्किंग करके उन लोगों की एंट्री होगी। मीडिया कक्ष जो बनाया गया है वहाँ तक मीडिया के मोबाइल अलाउड रहेंगे। इसके अलावा अन्य किसी के भी मोबाइल परिसर में अलाउ नहीं रहेंगे। अगर वो मोबाइल लेके यहाँ आएंगे तो उन्हें बाहर ही जमा करना पड़ेगा। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ईवीएम का जो लाइन है उसको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। जब ईवीएम का मूवमेंट होगा तो ईवीएम के स्ट्रांग रूम से और उस कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था के दौरान केवल वही लोग रहेंगे जिन्हें ईवीएम की मूवमेंट में लगाया गया है। 8:45 बजे के आसपास स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और उसके बाद ईवीएम की गणना का काम शुरू किया जाएगा। कितने चरणों में ये 5 चरणों में ये काउंटिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि 45 टेबल हमने लगाए हैं 45 वार्ड के लिए और 232 मतदान केंद्र है, तो लगभग 5 राउंड में ये पूरी मतगणना कंप्लीट हो जाएगी।